दावत तबलीग का काम नहीं करेंगे। तलत साहब को छोड़ दीजिए, थोड़ा नाच गाना कर लें। जी, अच्छा, ये कब की बात है कि तौबा करने वाली? ये तलत साहब ने ऐलान कर दिया, वो अपने बोर्ड पे सिर्फ गाने बजाने, कुछ अरब आते हैं, कुछ लड़कियां आते हैं, कुछ लड़के आते हैं, वहाँ गाना लगा हुआ होता है, ये मसला चल रहा है। अच्छा, जी, चलिए। आइए आइए। अमर नजीर साहब कहाँ चले गए? नदीम साहब, आप उसको म्यूट कर लेना। शुक्रिया। अमर नजीर साहब, चले, वो मैं स्क्रीन लगाना चाहता था, लेकिन चले वो तारक साहब। अमर नजीर साहब मेरी बात मानेंगे आप? जी देखिए, बहुत सारी बातों को मत मिलाएं। ठीक है, ठीक है। ये जो कुत्ता शुत्ता ये बाद में देख लेंगे, पहले ये जो आप कर रहे हैं ना अखंड भारत वाली, इसको करें। हाँ, मैं उसी को करूँगा। मैं सिर्फ एक असूली बात पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे कह दिया कि तुम झूठ बोलते हो। मैंने जवाब दिया कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये सिर्फ मैंने मखसूस उस वक्त के लिए कहा है जब आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। ये मेरा असूल नहीं है। वैसे मैं झूठ बोलता हूँ घर में, गली में, मोहल्ले में, बाहर, लेकिन आपके सामने मैंने एक असूल बयान किया कि झूठों पर तो अल्लाह की लानत है। आपने मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने चोरी की है। मैंने कहा भाई, चोर पर अल्लाह का गजब नाजिल हो, ऐसा तो लानती है जो चोरी करता है। लेकिन ये मैंने सिर्फ उस सेंस में कहा था। वैसे मैं चोरी करता हूँ, घर में, गली में, मोहल्ले में, दुकान लूट लेता हूँ, डकैती कर लेता हूँ। ये है जी पहली बात का मतलब। बहरहाल, दूसरी बात की तरफ, जो असल बात है उसकी तरफ चलते हैं। माइक आपका भी म्यूट हो जाए तो बेहतर है, प्रेस करना। हाँ, मैं कर लेता हूँ। दूसरी बात उन्होंने बहुत खूबसूरत की है कि मिर्ज़ा साहब ने तो इसको सियासी जमात बनाने से मना किया था, लेकिन उनके बेटों का बड़ा शौक रहा है, शुरू से शौक रहा है। पहले बेटे का, ये मतलब दूसरे खलीफा का, तीसरे का, फिर चौथे का खास करके, और ये जो पांचवें, इनका तो स्टाइल ही ऐसा है। बहरहाल, इनकी ये ख्वाहिश रही है कि इनको सियासी प्रोटोकॉल मिले, सियासी तौर पर इनको कोई कद काठ इनका बने। पीपल्स पार्टी को वोट दिलवाने में बड़ी कोशिश की। बहरहाल, मिर्जा साहब की इस साइड पे चल पड़े हैं, वो मौजूद है, रहो ना, जो टॉपिक है ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲੇਗੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਵਾਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗੱਲ। गुजारिश ये है कि तारक चौहान साहब ने जो बात पढ़ के सुनाई है ना 17 सितंबर 1948 की, और उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे खलीफा साहब कहते थे कि हमारी कोशिश होगी कि कादियान फिर वापस लिया जाए। असल में वो क्या कहना चाहते हैं? कादियान फिर वापस लिया जाए किस तरीके से? पाकिस्तान को जम करके। अगर कादियान को पाकिस्तान से मिलाना होता, पाकिस्तान को भारत में ना जम करना होता, कादियान को पाकिस्तान में जम करना होता, तो वो वोटों में वो काम ना करते जिसके बारे में सवाल किया गया था असेंबली में इनसे कि आपने वोटिंग में ये काम किया वहाँ पर, वरना डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पाकिस्तान के साथ मिला होता और कादियान डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के अंदर आता है। इसका जवाब इनके तीसरे खलीफा के पास नहीं था असेंबली में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कादियान को पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते थे, बल्कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते थे। इस तरीके से ये कादियान को हासिल करना चाहते थे। हाँ, कादियान को वापस हासिल करने के लिए अभी तक इनकी ख्वाहिशात हैं, अभी तक इनकी ख्वाहिशात हैं। बल्कि इनकी जो वो बश्ती मकबरा वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर तख्ती लगी हुई है कि ये अमानतन दफनाई गई हैं लाशें। जब हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से ये लाशें निकाल कर दोबारा जो कादियान का असली बश्ती मकबरा है वहाँ ले जाकर ये दफन की जाएंगी। ये ख्वाहिश इनकी है, ये कादियान को हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को। लाशें ना कहें, अब जस्द मुबारक कहें। तारक चौहान साहब, जस्द मुबारक तो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो डेड बॉडी है मतलब। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੋੜੇ ਪੈ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ? ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਟੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। नहीं, उस तुसी में- जिसले मेरी गाल सुनो, जब आप तंज करते हैं ना, तो हम भी इसी माहौल और मुआशरे में जवान हुए हैं और बुढ़ापे की तरफ गए हैं। हमें पता चल जाता है आप क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, वो तो इसलिए हम हाँ वो तो ठीक है तारक तो साहब, ये वो सुनता रहता हूँ। बकौल ताहिर अमजद जुबान हम भी रखते हैं, वोकैबलरी भी की भी कमी नहीं है, हाँ हाँ तो लेकिन बोले ना। हम लिहाज रखते हैं। नहीं है वो फिर वो जो चीज़ है ना, आप फौरन से पहले शातमियत की तरफ ले जाते हैं। नहीं, इसलिए जो आप लफ्ज मैंने बात पहले वो करें, आप वो बात करें, वो बात आप करें जिसका मकसद है कि आपका मेन तो है कि अखंड भारत का क्या मसला है। भाई मैं आपका सवाल कौन तो सी इधर उधर की बात कर रहा हूँ, अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ। आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, हौसला नहीं आप। नहीं, तुसी ये वो तख्ती लगी हुई है, तो वो पता नहीं तुसी ऐसी गल्लां कर रही ਜਿਹੜੀ तारक चौहान साहब तख्ती लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? अच्छा की लिखे होते थे। जी जी, तख्ती लगी हुई थी, आजकल अब उतार दी गई है। अब उतार दी है, हाँ, अब पहले- उतार दी है। तख्ती लगी हुई थी कि ये मैंने dead भी bodies पढ़ी यहाँ हुई से है वो, निकाल कर- मैंने हाँ मैंने भी पढ़ा हुआ है वो सारा। तो फिर ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ? हाँ जी, नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓ ਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗॉड, ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਲੈਵਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਪਣਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ- ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ district ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇ- ਦਰਜ। ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੀਤਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, एरियल ਤੇ साहब ईस्ट पाकिस्तान। भाई तकरार से बात समझ में नहीं आएगी, उनको बात पूरा होने दीजिए। कि ईस्ट पाकिस्तान किसने दिया उनको? मेरी गल आमिर सुनो, नजीर साहब, तकरार से बात समझ में नहीं आएगी, अपनी बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आमिर बात नज़ीर सुनने साहब का को इनमें बोलने हौसला दें। नहीं है। हालांकि मैं कोई गाली नहीं दे रहा, मैं इनकी 10-10 मिनट तक तंज सुनता हूँ, तनकीद सुनता हूँ, और बड़ी बड़ी ड्रामे लफ्जों में मैं सुनता हूँ, कुफरियात सुनता हूँ, मैं सब्र करता हूँ। जब मैं बोलने लगा 2 मिनट नहीं सुन सकते ये लोग। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कादियान को पाकिस्तान में शामिल करना इनका एजेंडा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम करना इनका असल एजेंडा है। अगर कादियान को पाकिस्तान में ऐड करना होता तो गुरदासपुर में जो वोटिंग में की गई है हेरा फेरी वो ना करवाते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में असम्बली में बात हुई थी, वो मैं बाद में जब इस मौजू पे आप बात करेंगे, मखसूस मौजू पे बात हो जाएगी। एक बात इन्होंने की कि हमने वो फोर्स बनाई थी कश्मीर फतह करने के लिए। सुभान अल्लाह, कश्मीर फतह करने के लिए फुरकान फोर्स बनाई थी। भाई फुरकान फोर्स बनाई थी कश्मीर फतह करने के लिए, तो जो कादियान में वॉलंटियर फोर्स बनाई थी वो किसको फतह करने के लिए बनाई थी? आपकी कादियान में भी एक वॉलंटियर फोर्स हुआ करती थी जिसने कादियान में, ये कौन सा है भाई, माइक म्यूट करें मलक उमर साहब। वो खिलाफत फतह करने के लिए थी। हाँ, कादियान में जिसने शाम के वक्त में ऐसी ऐसी डांग चलवाई है। वहां पर शाम का वक्त था जिस दिन ये मोहम्मद हुसैन गवाह, फजल करीम और अब्दुल करीम का कत्ल हुआ है। शाम के वक्त कादियान में बड़ी डांग और टोके चले हैं, कुल्हाड़े चले हैं, छवियां चली हैं वहां पर। वो किसको फतह करने के लिए वॉलंटियर फोर्स तैयार की हुई थी, जिसका जीडी खोसला ने, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर ने, अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया हुआ है कि इन्होंने एक वॉलंटियर फोर्स यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये एक बदमाशी फोर्स है, ये कश्मीर को फतह करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये एक फोर्स आपके वहाँ कादियन में भी हुआ करती थी, रबवा में भी आपने आकर तैयार कर ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी सरगर्मियाँ मुजरमाना है। ये कश्मीर नहीं फतह करना चाहते, ये अपनी बदमाशी कायम करना चाहते हैं, तो उसको किल किया गया।
हाँ, अब आखिरी बात जो असल मौजू है वो ये है, कादियान में जो बनाई थी वो अंसारुल्लाह उसका नाम था। हाँ उसी का नाम वॉलंटियर फोर्स, उसने जीडी खोसला ने कहा था। मेरे जो अल्फाज जुबान पे इसलिए आए वॉलंटियर फोर्स के, जीडी खोसला ने इसका जिक्र किया है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फोर्सें तो आप बनाते रहे अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए, अपनी सियासत और बदमाशी के लिए। जो बात मैंने आपके आगे रखी है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात ये पेश करके उनका बेटा ये कहता है कि भाई पाकिस्तान ना बने तो मिर्ज़ा साहब के इल्हामात पूरे हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान लैदा हो गया वहां पर सिर्फ मुसलमान होंगे, हमने तो जाना है उनके साथ। हमने यहाँ इनसे क्या लेना, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से क्या लेना है? हमने मरना है, जीना है उनके साथ जाके पाकिस्तान। मुझे कहते भी हैं, वो कहते हैं, मेरे मरीद कहते भी हैं, कई लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तान जाने का क्या फ़ायदा, मुसलमानों के साथ जाने का हमें क्या फ़ायदा, मुसलमान तो हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं बड़ी। लेकिन दूसरी तरफ तो कोई कबूलियत ही नहीं थी ना क्रिश्चियन होने का दावा मिर्ज़ा साहब का। वो तो एक हिंदू को भी नहीं ना मिर्ज़ाई कर सका। मुसलमानों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से तो हज़ारों लोगों को गुमराह किया। लेकिन जो हिंदुओं की कौम थी या सिखों की कौम, एक हिंदू हुए थे शर्मा साहब, एक पूरे हिंदुस्तान जो एक हिंदू कीता सी। सिखों में से कितने सिख किए थे, ईसाइयों में से कितने ईसाई किए थे। मैंने कहा जो अमा मिली तो कहाँ मिली, तेरे जुर्म खाना खराब को मेरे उफ़्वे बंदा नवाज ने। जो नुकसान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलशन का नुकसान किया है। भारत, ये इल्हामात मिर्ज़ा साहब के तभी पूरे हो सकते हैं जब ये अखंड भारत हो। सवाल मैंने ये किया था, आप ना दीगर बातों को टच करें, मैं भी नहीं उनको टच करूंगा। क्या आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाए और ये हिंदुस्तान में जम हो जाए ताकि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात पूरे हो जाएं? ये है मेरा सवाल। करें जी जिसमें करने हैं। जी टोनी साहब या चौहान साहब जो भी जवाब देना चाहे जो जवाब दीजिए। जी ये उन्होंने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखा था, वो अभी 6-7 महीने हुए थे ये पाकिस्तान बनने को। तो उन्होंने लिखा था मुझे मालूम हुआ है कि बाज़ दोस्त इस वाक़या को भूल गए हैं और वो समझते हैं कि अगर कादियान हमारे हाथ से चला गया तो क्या हुआ। जो कौमें ऐसा करती हैं वो बेहयाई का इजहार करती हैं। हमारे सामने ये सवाल नहीं कि हम हाकिम नहीं हैं, हम बादशाह नहीं हैं कि हम बराह रास्त इस जगह को वापस ले सकें, लेकिन हम इसका इरादा तो कर सकते हैं, नीयत तो रख सकते हैं। खुदा ताला चाहे तो वो हमें कादियान कल की बजाय आज ही दे दे। मेरा ईमान कहता है कि ख्वाह इस पर कितना अरसा ही क्यों ना गुजर जाए, आखिर कादियान ज़रूर लेना है। और फिर फरमाते हैं जिस अहमदी के अंदर ये जज्बा नहीं, जिस अहमदी के अंदर ये जोश नहीं, वो यकीनन बेईमान है और कुफ्र और बेईमानी की मोहर उसके दिल पर लग चुकी है। तो उनका तो बड़ा पक्का इरादा था कि कादियान हमने लेना है और आराम से ना मिला तो सख्ती से लेंगे। हाँ तो वो फिर, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो नहीं बन सका ऐसा कोई सिलसिला, तो अभी तक कादियान नहीं मिल सका। लेकिन बहरहाल वो उनका ये था। और दूसरे कि वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के चूँकि सियासी अज़ाइम थे, हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने मना किया था सियासत में हिस्सा नहीं लेना, तो इसी वजह से वो कश्मीर कमेटी के सदर पहले बने। और उनका ये था कि कश्मीर एक ऐसी जगह है कि ये इस हिस्से को हम अपना एक सेंटर बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने इसके लिए ना मुरब्बी वगैरह सारे भेजना शुरू कर दिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कश्मीर के, ताकि इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ना वो अखलाकी तौर पर कब्ज़ा कर लें। तो उस वक़्त वो चूँकि अहरारी पार्टी और दूसरे लोग थे, वो उन्होंने इस बात को भांप लिया। तो उन्होंने फिर बड़ी सख्ती से इसकी मज़म्मत की और इसकी अपोजिशन की। तो फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब को कश्मीर कमेटी की सदारत से हटा लिया गया। फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने पहले ये कहा था कि कादियान छोड़ के नहीं जाना, और ये उन्होंने अक्सर कहा था कि नहीं, हमें ये हमारा सेंटर, हम इसको किसी सूरत छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में फिर उन्होंने ये सोचा कि ये पाकिस्तान नई मुमलकत बन रहा है और इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा हमें चांस होगा कि हम अपने सियासी अज़ाइम पूरे कर सकें। इस वजह से कि जमात अहमदिया में काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, मतलब चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब थे उस वक़्त, वो
ان کی بھی کافی پوزیشن تھی، اور بھی ایم احمد سے اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جو سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے. تو ان کو خیال تھا کہ اگر ہم پاکستان چلے جائیں تو ہمارے پاس بہت موقع ہوگا کہ ہم اس مملکت پر ہم آہستہ آہستہ ایک اپنی دھاک جما سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تنظیم بھی ہے، ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی. تو مثلا انہوں نے سوچا کہ بلوچستان کو ہم اپنا ایک سینٹر بنا لیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تھوڑی جگہ، تھوڑے سے لوگ ہیں، سادہ دل لوگ ہیں، تو ان کو ہم ایسا ایسا کر کے، ان کی عزائم یہ تھے کہ ہم ایسی جگہ ایک بنا لیں جس پر ہمارا قبضہ ہو اور ہماری حکومت ہو، کیونکہ ہٹلر اور موسولینی سے ان کو بہت شغف تھا اور ان کے جو طریقے تھے ان سے ان کو بڑی محبت تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے بلوچستان میں بھی اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکام رہے. تو پھر انہوں نے ربوہ بھی، جو لاہور میں بھی اس طرح کی انہوں نے سرگرمیاں کی، اور انہوں نے اپنی جو جماعت تھی اس کو انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ بڑے بڑے عہدوں پر جائیں، ملٹری میں جائیں. اس طرح کی وہ تلقین کرتے رہتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے مطلب اس طرح کا اثر و رسوخ ہو جائے کہ ہماری بات چلے. لیکن بہرحال یہ سارے ان کے جو پروجیکٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، لیکن ان کے یہ عزائم بہرحال تھے. اس کی تو ڈاکومنٹیشن ہر جگہ موجود ہے. تو بہرحال وہ نہیں کر سکے. تو فرقان فورس کا بھی یہی ہوا کہ وہ انہوں نے ایک طرح کی وہ سلامی لینے بھی ان سے جاتے تھے، تصویریں بھی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. لیکن یہ کہ وہ بھی پھر اسی وجہ سے کہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ اور ہی عزائم ہے، تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا. اس کو انہوں نے کشمیر تو فتح نہیں کیا، لیکن پھر یہ بھی ان کے پروجیکٹس ناکام ہوئے. تو اصل بات ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی جو تعلیم تھی نا کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا، تو وہ پھر سیاست میں یہ جاتے رہے تو ان کو پھر ناکامی ہوتی رہی ہر پروجیکٹس میں. جی شکریہ. ہاں جی، ہاں جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے دیکھ لیا، گورنمنٹ نے بھانپ لیا، اس نوزائیدہ مملکت نے بھانپ لیا کہ یہ مجرمانہ عزائم ہیں. یہ کشمیر فتح کرنے کا نام فرقان فورس رکھا ہوا ہے، یہ تو مجرمانہ عزائم ہیں. ڈاکٹروں کا ایک، وہ بچے ڈاکٹر بن رہے تھے میڈیکل کالج کے، ان کا ایک ٹور جا رہا تھا، ربوہ سے گزرا، ریلوے اسٹیشن سے گزرا. انہوں نے ان کو الفضل اخبار، یہی جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا، یہ ڈیوائیڈ کیا. تو انہوں نے، کوئی لڑکے تھے، انہوں نے کہا تم تو مسائل. السلام علیکم. میں ذرا مصروف ہوں اور ڈرائیو کر رہا ہوں، مجھے میں اس وقت حصہ لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے. جزاک اللہ. ہے بھی مشکل جی. بہرحال چلیں ٹھیک ہے، بہرحال میں بات مکمل کر لوں. وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹروں کا وہاں سے ایک لڑکوں کا نا ایک گروپ گزر رہا تھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں. تو انہوں نے الفضل اخبار ان کو بانٹا، تو انہوں نے کہا بھائی تم مرزائی کافر ہو، تم یہ کیا تبلیغیں کر رہے ہو، تم تو مرزائی ہو، تم تو کافر ہو. اس بات سے ان کی لڑائی ہوگی. لڑکے تھے، وہ بھی لڑکے تھے، یہ بھی لڑکے تھے، چلیں ریلوے اسٹیشن پر لڑائی ہوگی. ان میں سے کسی لڑکے نے کہہ دیا کہ بھئی اگلے سنڈے کو ہم واپس آ رہے ہیں، ہم مری جا رہے ہیں، تو اگلے سنڈے کو آئیں گے، پھر لڑیں گے تمہارے ساتھ یہاں پر ریلوے اسٹیشن پر. لڑکے جذباتی ہو جاتے ہیں نا. انہوں نے اپنے وہ خلیفہ کے ساتھ مشاورت کر کے، اور وہ بھوپڑی، کیا نام تھا اس کا جی طارق چوہان صاحب، بھوپڑی کے ساتھ، بھامبڑی کے ساتھ مشاورت کر کے ایک جتھا تیار کر کے رکھا ہوا تھا، وہی فرقان فورس کا، وہ بدماشی فورس کا. وہ جب لڑکے آئے ریلوے اسٹیشن پر، یہ تیار تھا جتھا، ٹرین کو روک لیا گیا، ان لڑکوں کو اتار کے اسٹیشن پر وہ زد و کوب کیا گیا، وہ زد و کوب کیا گیا کہ کچھ لڑکوں کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا گیا وہاں پر، ایسا مارا گیا ان کو. تو یہ ایک ایسی بدماشی فورس تھی. کشمیر کا تو نام تھا. ان کے یہ مجرمانہ عزائم یہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو آپ ہنستا ہوا اور جی جی کرتا ہوا نہ دیکھیں پیر اسکانی بھائی، ان کے بہت مجرمانہ عزائم ہیں اور ان کی مینٹیلٹی انتہائی کریمنل ہے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی طارق چوہان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے ہم نے قادیان لینا ہے. ہاں میں تو مانتا ہوں کہ قادیان وہ لینا چاہتے تھے، لیکن کیسے لینا چاہتے تھے؟ ایسے تو نہیں لینا چاہتے تھے کہ بھئی قادیان پہ حملہ کر دیں، قادیان ہم چھین لیں ان سے، انڈیا سے. نہیں، بائی فورس وہ کہتے ہیں اس کو تکا لگا کے پاکستان کو ادھر کر دو، پاکستان کو تکا لگا کے اس کو انڈیا میں ضم کر دو، یہ وہ چاہتے تھے.
ये इनके इरादे थे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात पूरे हो ही नहीं सकते अगर पाकिस्तान ख़त्म ना किया जाए, हिंदुस्तान अखंड भारत ना बनाया जाए। मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को पूरा करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश करनी है, अब भी अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं। और जहां मौका मिलता है मुसलमानों की, यहाँ टिक टाक पर सिखों से लड़ाई हो जाए ना, ये बीच में आ जाते हैं पेट्रोल की बोतल लेके, चलो इनको लड़ाओ, इनको आपस में लड़ाओ। क्रिश्चियनों का लड़का कत्ल हो गया कल परसों वो सरगोदे में, ये वहां पहुंच गए जनाब बोतल लेके पेट्रोल की, देखो मुसलमान हैं ही इस तरह के, मुसलमान हैं ही इस तरह, मतलब क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को लड़ाया जाए। ये इनके जो ख्यालात हैं, ये एंटी नेशनल जो इनके तसव्वुरात और ख्यालात हैं, ये बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए मैंने टोनी साहब को पहले कहा था कि सच्ची बात यही है कि अल्लाह की धरती पर सबसे बुरी मखलूक ये आपकी कौम है, और ये कतअन एतबार के काबिल नहीं है। कोड एंड कोड जो आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है, उसके अल्फाज ये हैं कि ये आस्तीन के सांप हैं, इन पे भरोसा करना अक्लमंदी नहीं होगी, कभी इन पे भरोसा ना करें। आप इनको मीठा मीठा बोलता ना देखें, इनके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है ना। सारी बुरी मखलूक को आपने भगा दिया यहाँ से। अब मेरा क्या कसूर है, वो ये सुन नहीं सकते, वो इन हकायक को सुन नहीं सकते, हाँ, वो सुन नहीं सिर्फ सकते, वैसे ये है। हाँ, इतनी बर्दाश्त नहीं है उनमें। अगर हिम्मत है तो आप आके जो कुछ जवाब आप देना चाहिए था उनको, हाँ, वो पता नहीं क्यों जवाब भाग दें। गए। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं जी ये आप गलत बयान कर रहे हैं, देखिए ऐसे हकायक नहीं इस तरह के हैं, तो अच्छी बात थी, वो ज़रा पता चलता। करें बयान हकायक। मैंने तो एक सवाल रखा है कि भाई ये मैंने इबारत पढ़ के सुनाई है। एक लड़का पहले आ गया था, वो कहता है मैं बड़ा मजबूर होके पहली बार आया हूँ ऊपर, आमर नज़ीर ने केड़ी कहानी सुनाती है, तो अखबार ही है नहीं अवेलेबल। मैं फिर उसको कैमरा ऑन करके दिखाया कि अखबार तो मेरे पास है मेरे बच्चे, बाकी अखबार आपके वेबसाइट पर है, ये अखबार जो 1947 के है ना, ये आपकी वेबसाइट पर नहीं है। कहता है कहाँ से लिया? मैंने कहा ये तू छोड़ दे, मैंने कहाँ से लिया, चेक कर ले, फोटो स्टेट इसकी कर ले, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, तो जाके मरबियां को पूछ ले, अगर ये अखबार तो ना होया तो मैं माफ़ी मंगांगा सब के सामने। नहीं आमिर नज़ीर साहब, लगता है कि वो कुछ ऐसी कोई फोर्स है जो आपका पीछा कर रही है, जहाँ पे आप इतराज़ करते हैं ना वो वाला अखबार ही गायब हो जाता है वहाँ से, वेबसाइट से। आप देखेंगे बहुत सारे अखबार उन्होंने वो वेबसाइट से गायब किए हुए हैं। हाँ तो जी, जो हाँ भी जी, मौका मिलता है वो आपको फौरन उसको सेव कर लिया करें। सीरतुल महदी भी चुक ਲਈ ਉਥੋਂ, हाँ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਇਲਾਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਥੋਂ और ਅਸੀਂ। निदार नासर ਜਿਹੜੀ कह रहे सी वो ਤੁਹਾਡੇ खलीफा जी ने कह रहे सी कि आपके वहाँ पे वो मौजूद है ये वेबसाइट पे हाँ ये जी, आर्टिकल हाँ ये जनाब बिल जबर के मुतल्लिक, तो हाँ वो जी, उन्होंने वहाँ से फौरन उतार दिया। मैंने सेव किया हुआ है। हाँ जी, हाँ मैंने भी किया हुआ है। जाएंगे कितने दौड़ के। हाँ, बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे। मेरे पास टाइम काफ़ी हो गया है भाई, ये इतना ही सिर्फ बताना था कि पीर अस्कानी भाई, आप इनका जो मीठा मीठा बोलने हैं ना, आप उस धोखे में ना आइएगा। ये जिस तरह के लोग हैं वो हमने आजमाए हुए हैं। ये तारक चौहान साहब ने आज से कुछ 4-5 साल पहले मुझे ये बात कही थी कि यार हमें बचपन में ये सुनाया था, ये समझाया गया था कि मुसलमान सबसे बदतरीन कौम है, लेकिन जितनी नफरत हमारे लिए इनके दिल में है ना, इन मिर्जाइयों के दिल में, इतनी तो मुसलमानों के दिल में भी नहीं है। बिल्कुल। जितनी नफरत ये करते हैं अपने उन लोगों से, जिस तरह ये जंबा गिरोह हो गया, ये लाहौरी हो गए, कितनी नफरत इनके दिल में पाई जाती। मैं कहता हूँ अगर जंबा साहब रबवा में होते तो इन्होंने जंबा साहब को सूली पे चढ़ा देना था ਲਓ ਜੀ, बकायदा। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਕਾਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ जनाब है जी नज़ीर साहब। ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਸ ਵਕਤ का ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਕੀ ਦਾ ਪਾੜ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੋਵੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੰਡ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ अच्छे स्टेशन ਤੇ अच्छे ਆਈਆਂ, अल्फाज ट्रेन बोले में ज़रा आईਆਂ जट साहब, अच्छे अल्फाज बोले। ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਰਚ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਬਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ नहीं नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ।
ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਦ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਯਾਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਠੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਕਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਬਵੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਬਵੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਵਾ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਚਨੋੜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਬਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਰਬਵੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ 1-2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਫਖਰੁਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰੁਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਬਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਨਾਬ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਆਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ।
ਰਬਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ वो ਅੱਧਾ तो छोटा ਘੰਟਾ सा स्टेशन है। ਉੱਥੇ 40 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ? ਅਗਰ 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਬਵਾ ਢਾਲ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਬਵੇ। ये कुड़ियां नाल लैके आए थे छेड़न वास्ते। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ? आमिर नजीर देखो साहब, मेरी गल, आमिर नजीर साहब, नहीं देखो मेरी गल सुनो। नहीं वो उर्दू बोले जरा, आसकानी साहब को समझ। आमिर नजीर साहब, 5 मिनट में ट्रेन रुकती है, ये कोई बात है? कितने मिनट रुकती है? भाई कुछ भी ना हो तो 15 मिनट तो ले लो। 15 मिनट कर ले, मैंने 5 मिनट भी रुकती देखी है, आप 15 मिनट कर लो। नहीं 5 मिनट, देखिए ये 5 मिनट क्या, 15 मिनट इसलिए रुकती है 5 मिनट। अच्छा ठीक है, 15 मिनट के लिए भाई मुझे ये बताएं, अगर ट्रेन उतरे, एक मिनट आमिर नजीर साहब प्लीज, 5 मिनट क्यों रुकती है वो? मुसाफिर ने उतरना है चढ़ना बस उतरना और चढ़ना होता है। अच्छा, तो वहां पर जो ये पानी पिलाते थे लोग और वो पैम्पलेट बांट रहे हैं, ये 5 मिनट में सारा कुछ हो जाता है? हाँ हाँ, ये तो 5 मिनट में हो जाता है। 5 मिनट में कितने लोगों को पैम्पलेट देंगे और पानी मैं देंगे? आपको बताता हूँ, ये एक फोर्स होती है 20-30 लड़कों की, ये जितने चिन्योट से डिब्बे चढ़ में जाते हैं ना। 2-2 लड़के हर डिब्बे में चढ़ जाते हैं, वो पंफलेट बांट के 2 मिनट में नीचे उतर आते हैं। और नज़ीर साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਈ भाई ਫਿਰਦੇ ਹੋ 5 ਨਾ, मिनट तो बस का या इतना बड़ा ये गलत ਜਿਹੜਾ लग रहा है फार्मूला मुझे कि तो वो गलत लग रहा इना है। या बिल्कुल मैं सर कहता आपने हूँ बिल्कुल आप ठीक आधा कहा है, घंटा ये कर वैसे लेंगे। इन्होंने फार्मूला बनाया है अपने दिमाग से, भाई साहब, क्योंकि इनका दिमाग छोटा है, जैसे वो छोटा भाई छोटा क्या उसको दिमाग कहते- बड़ा दिमाग की बात नहीं, वो छोड़ो। जट साहब आप आधा घंटा कर लें, आधा घंटा ट्रेन रुकी है, लड़के रेलवे स्टेशन से उतरकर आपकी लड़कियों को छेड़ने चले गए थे रबवे में। यार ये पहले इस बात पे आओ ना कि 5 मिनट और 15 मिनट में कितना फर्क हुआ। मैं और मैं हार गया, मैंने देखे आपकी मेरी मान ली। मेरी बात ये जट साहब मैं बीच में सिर्फ हैं। जट साहब यार, आप ये- कीजिए। आधा घंटे के लिए ये ट्रेन सिर्फ रुकी। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी चीज़ें लेके आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारी गलत हैं, और अपने ज़हन को साफ करें और कुछ चीज़ें तस्दीक करें कि वाकई इनमें हकीकत क्या है, प्लीज़। मेरे जहन की सफाई की जरूरत है। जट साहब बिल्कुल आपने अजीज भांबड़ी और बशीर बिल्ला के नाम सुने हुए हैं? यार, आप इन चीज़ों को बाद में जो है ना फैसला करें कि ये सबसे पहले जमात ज़रूरी अहमदिया के बात दो क्या है। बदमाश थे। इन्हें चले ये यार यार देखे मेरी बात सुने ब्रदर, आपने ये बड़ी गलत बात की है। जो अजीज भांबड़ी साहब थे ना, जी वो उनको आपने इसमें मुलव्वस किया है, बड़ा दुख हुआ है इस चीज का। प्लीज आप ना अजीज पहले भांबड़ी के मतलब आप जानते हैं, वो तो लड़कों को ज़दोकोब किया करते थे, ना मार ना मार ना के कईयों का ना अदलिया कर ना देते थे। नहीं, बिल्कुल टोटल गलत बात है, ये टोटल गलत बात है। जी अस्सलाम वालेकुम ठीक है। रहमतुल्लाह। 70 साल जमात अहमदिया में रहा हूँ। यार आप साहब, सुने गलत बात मेरी बात सुने, जो आप रहे हैं ना, आपने वो टाइम ही जाया किया मेरे हिसाब से। वाह वाह जी वाह, क्या बात। आमिर आप नजीर तो साहब, मेरे ख्याल है आप जानते हैं कि आप तो मुसलमान मेरे 30 पोतों के रोजे बराबर रखते हैं ना, होंगे। 29 रोजे सारे दोस्तों ने 29 रोजे रख के चांद रात को मुसलमान भूंडी करने निकलते हैं बाहर। फिर वाह, तो वो लोग भी माशाल्लाह। उस पर भूंडी करने उतरे थे और या। एमडी मस्तूरात को छेड़ रहे थे। उन्होंने 5 मिनट या। में ये भूंडी भी मस्तूरात आप कमाल लेके आए दिखाया थे था। वहाँ पे। भाई अहमदी मस्तूरात आप लेकर आए थे वहाँ पर। भाई और भाई जो है बात ना, सुनो, ये मुसलमान माहिर है इस बारे में कि रमजान भाई, के please। 29 रोजे रख कर रात को भूंडी के लिए चांद रात को निकलते हैं नहीं, ये जो भूंडी निदा करते हैं नसर के साथ पोंडी करता रहा है वो शैंडी शाह। ये क्या ये तरीका है आपकी भाई? नेक फितरत है मुसलमानों की माशाल्लाह। ये काम यार वो तो देखे नजीर भाई, शैंडी की बात ना करें, पहले इस बात के ऊपर आप तस्दीक करें कि जो आप बात कर मुसलमानों की रहे बात हैं करते हैं। चलो ठीक है, मुसलमानों की बात ठीक करते है। हैं। शैंडी साहब नहीं, की तो- ये शरीफ बात आ तो यार वो शैंडी को छोड़ें, पहले ये बात तस्दीक करें कि जो आप गलत बात कर रहे हैं ना, कम अज कम इन चीजों को आप ठीक कर जानते लें। हैं अजीज भांबड़ी और बशीर बिल्ला को? ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਜੀਜ਼ ਭਾਂਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ये ਆ। झूठ ये नहीं समझ आ रही कि वो लड़कियां जो आपकी लजनाएं हैं वो रेलवे स्टेशन पर कहाँ से आ गई यार? कोई बात ਓਏ ਯਾर रेलवे फिर वही बार बार वही रेलवे में गल। नहीं बैठती हैं आपकी लजनाएं, रेलवे मस्तूरात रेलवे में नहीं बैठती हैं या सफर नहीं करती हैं आपकी मस्तूरात? तो या ट्रेन में सिर्फ जाके मर्द? चढ़ जाती है जब ट्रेन रुकती है तो। आपके किसी स्टेशन पे औरतें नहीं होती हैं पाकिस्तान के? भाई वो डिब्बा बुक कराया हुआ था लड़कों ने, उस डिब्बे में लड़कियां वो कहाँ से डिब्बा आ गई इसीलिए आपकी? बुक कराया हुआ था ना कि उधर जाके ये हम हरकतें करेंगे उन्होंने और ये planning की हुई करेंगे। थी, planning की हुई। या प्लानिंग की हुई थी ना,
तो जे अगर उन्होंने भाई सेवा वो कर टूर पे दी जा होती रहे है थे, कोई दुख तो प्लानिंग नहीं क्या है करनी थी? प्लानिंग किसने की हुई थी? वो आपके जो खलीफा थे ना भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, और सऊदीया के जो खलीफा थे उन्होंने ये प्लानिंग। अच्छा, सऊदीया वाले ने प्लानिंग की थी कि आपने रबवा रेलवे स्टेशन पर बात जाकर जनाओं को छेड़ना है। हाँ जी। नज़ीर और साहब फिर और भी बताएं ऐसी ये बात। शाह फैसल ने फैसला की था। अच्छा भाई आमिर रजी साहब, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आमिर रजी साहब प्लीज, ये बेकार बात है। अपनी बात करें जो बात आपने शुरू की है। वो बात अब जो रह गई है ना, कल इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन ये जट साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, इनको सुबह आप बुलाएं, ये कल आकर बताएं मेरी कल छुट्टी है। देखेंगे भाई वो लड़कियां रबवा रेलवे स्टेशन पर कैसे आ गई कि 10 मिनट के लिए 15 मिनट की ट्रेन रुकी है और लड़कों ने इनकी लड़कियों को छेड़ दिया। देखो नज़ीर भाई, सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को साफ करें, वज़ू करें और ये चीज़ें दिमाग में सोचें कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजर कि ये ट्रेन 5 मिनट कहाँ पे खड़ी होती है। ये यूरोप है या जर्मनी है या फ्रैंकफर्ट है? जट साहब आमिर भाई, वैसे आपस की बात है, देखें जट साहब जान अल्लाह को देनी है। ट्रेन अगर 2 मिनट के लिए भी खड़ी हो तो जो छेड़ने वाले हरामी होते हैं वो तो 2 मिनट में छेड़ लेते हैं। जी जी बिल्कुल छेड़ लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही हो ना तो वो साथ हाथ बढ़ा के तो लड़की को अंदर भी खींच लेते हैं। हाँ, चलती चलती पे भी छेड़ लेते हैं। स्पीड में भी हो ना तो दूर से आंख मार के छेड़ लेते हैं। पप्पू मलिक को काफी तजर्बा है। यार ये कोई शक के नहीं, मैंने कब कहा शक है? मैं कहता हूँ आप ट्रेन में सोए भी हो ना तो सोए भी। मैं नहीं कह रहा, नहीं आप ही कह रहे हैं। मैंने कहा पप्पू मलिक साहब, मैं भी नहीं हो भी सकता है, इसमें कोई गलत वही बात मैं तो आपकी बात को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ सम टाइम ऐसा भी है तो बंदा ट्रेन में सोया हो ना तो बाहर से लड़की गुजरे स्पीड में भी बंदा छेड़ लेता है उनको। ये कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कहा है आपने। और आपका माशाल्लाह तजर्बा। नहीं पप्पू मलिक साहब, आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, ये ठीक बात आपने की है। चलते चलते भी छेड़ा जा सकता है। ठीक है आमिर रजी साहब, ये आज भी चलती है ये ट्रेन? हाँ, ट्रेन आज भी चलती है। तो ये ट्रेन वहाँ 5 मिनट रुकती है? मुझे ये बात तो समझने वाली नहीं। अबे कल पता करवा लेंगे। अभी चंदा सिस्टर कल आएंगे, उनसे पूछेंगे रबवा रेलवे स्टेशन पे कितने मिनट ट्रेन है। वो रबवा रहते हैं। ये ट्रेन बस अभी मैं फोन करके उनको पूछ लेता हूँ, अभी आपके सामने। अच्छा, ये इनके खलीफे, उस वक्त के खलीफा को नहीं पता चला था कि लड़कियों को छेड़ा गया है? वो बेचारा सफाइयाँ दे रहा था कि हमारे कुछ लोगों ने गलत किया है, ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा था और उसमें हमारे कुछ लोग शामिल हो गए हैं और उसमें हमारे कुछ लोगों ने हिस्सा डाल दिया है और वो मार कुटाई में शामिल हो गए हैं, नुकसान हो गया है, ये गलत हुआ है। आपका खलीफा बैन डाल रहा था, आज आपको लड़कियाँ याद आ गई हैं। पप्पू मलिक की बरकत है सारी। हाँ जी भाई सुन रहे जिया भाई, वैसे पीर साहब बड़े अफसोस की बात है, ये जब ये क्या नाम है टोनी साहब ऊपर होते हैं तो बड़े अच्छे बच्चे की तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे पता नहीं इनको खारिज ज्यादा कुत्ता इनको शायद कोई काट जाता है बार बार। वही इनकी लैंग्वेज देखें, कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं ये कोई महजब इंसान की ऐसी लैंग्वेज होती है। आप अपनी उम्र देखें यार, आप अपनी हरकतें देखें। छोड़े नीचे क्या हो रहा है, हमको क्या देखना है। अच्छा बात सुने ज़िया रसूल साहब, देखें जो चंदा सिस्टर, माफी चाहता हूँ आपको, मैं टाइम ले रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। ये पूछना आपसे ये था कि आप रबवा में रही हैं, आपकी आवाज़ जा रही है उधर लाइव ब्राड पे। ये रबवा में जो ट्रेन रुकती है कितने मिनट रुकती है? रबवा में जब हम थे उस वक्त तो मेरा ख्याल है 4.5 मिनट। रबवा रेलवे स्टेशन पर जो 1974 में वाक़या हुआ है, ट्रेन कितने मिनट रुकी थी? उस जमाने में थोड़ा ज्यादा होगी, 8-9 मिनट होगी। लेकिन ये है कि जब वापसी पे ये जो मसला हुआ था तब रुकने का तो है ही नहीं था। वो तो मामला ही वो तो बंद कर दिए नहीं, लेकिन आम तौर पर जो रेलवे स्टेशन का क्याम है ट्रेन का वो 5 से 10 मिनट का बता रहे हैं। हाँ जी, 4.5 मिनट जो, क्योंकि मेरी सिस्टर आती थी ना वो जनाब एक्सप्रेस पे कराची से, तो फिर 5 मिनट में हमें याद है कि हमने वो सारा कुछ लोड करना होता था, उनका सामान वगैरह। ठीक हो गया। असल में ना वो एक MD आए हैं कि वो आपके लड़के थे, उन्होंने रबवा की हमारी लजनाओं को छेड़ा था तो इसलिए लड़ाई हुई थी। मैंने कहा 5 मिनट ट्रेन रुकी है। नहीं, उधर लजनाओं वाला चक्कर ही नहीं था। स्टूडेंट थे और गाइडेड स्टूडेंट थे, उनके साथ उनके प्रोफेसर थे, वो कोई ओबाश लड़के नहीं थे।
दूसरा वो ट्रेन की बोगी के अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर बाजार में जाके रब्बा शहर में जाके लड़कियों को थोड़ी छेड़ रहे थे। हाँ जी बिल्कुल 4.5 मिनट ट्रेन रुकनी है, उन्होंने जाना है आगे मरी की अच्छा आमिर नजीर साहब, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही तो है? बस यही पूछना था आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, माधव आपको डिस्टर्ब। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ऊपर आके दोबारा बात। ये रजी साहब, ये चंदा से वैसे ये भी मुमकिन है कि वो ट्रेन हालांकि जो अब पटड़ी पे होती है थोड़ी दूर होती है, मुसाफिर इतने करीब नहीं, हो सकता है छड़ी छुड़ी से छेड़ लिया हो, अच्छा छोटी आमिर छोटी को नजीर रखी हो साहब, दूर से ऐसे छेड़ लिया। आमिर नजीर साहब मेरी बात सुनिए। आमिर नजीर साहब, ये वहाँ पर कुछ पंपलेट वगैरह किताबें भी बांटते थे लड़के वहाँ खड़े होके? हाँ अल-फजल अखबार वही। अच्छा ठीक है। और पानी वानी ये भी देखें ना, पिलाते? ये रूटीन था जमात का कि वो स्टेशन मास्टर भी अहमदी था और वहाँ पे उन्हीं का एक तरह का कब्जा होता था, तो ये वो करते थे कि पम्फलेट वगैरह देते होते। तबलीग करते थे ना, तबलीग पानी वानी पिलाते थे? मतलब तबलीग करने में जो भी अगर पानी पिलाने का मुझे पता नहीं है, लेकिन बहर पम्फलेट वगैरह देते थे। अच्छा, ये पानी वानी भी पिलाते थे, ये भी मैंने तो पानी सुना। भी दे देते होंगे, हमें क्या पता, लेकिन हो पम्फलेट सकता है ये अच्छा पंपलेट देते थे। तो ये वाकया आपको लगता नहीं है कि वो पंपलेटों की वजह से है? किसकी वजह से है? वजह वो पंपलेट है जो बांटे जा रहे हैं। हाँ, उसी वजह से तो लड़ाई हुई है, उन्होंने कहा। हाँ तो बात तो वही है। और लड़की वड़की का क्या चक्कर है इसमें? यार लड़कियों का तो पिरस्कानी भाई, वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनती लड़कियां का। नहीं एक मिनट भाई, मैंने सुना है वहाँ पे कुछ लजनाओ। जी ओ भाई, अच्छा ये लड़कियों का खामखा फिर क्यों कि वहाँ लजगा ये वो लजना वजना, इसकी क्या तो जरूरत है? मुलजम को मैंने देखा है कि जब उस पर मजबूत पर्चा हो जाता है ना, वो कहता है इसने मेरी बहन को छेड़ा था, इसलिए मैंने इसको गोली मारी। नहीं, वो ये भी सुनने में आया है कि वो शायद किसी का रेप भी हुआ था वहाँ लजना का। ओहो, नहीं ऐसी तो फिर समाज देखो, भी लगाए जाते ये हैं तो ना। बेकार बात है ना। सब ऐसी बातें नहीं, आपको सुनने में आया, सुनने में आया। ऐसी बातें ये लेकिन आपको बात ये है, अच्छी बात नहीं है। वो भाई ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। भाई कहाँ कुड़ी पेश की? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਲਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। नहीं गलत ਉਹ ਛੇੜਨ ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। आमिर नजीर साहब, जितना मैंने सुना है इस कहानी को, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सिर्फ ਲਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ। रसूल भाई बात को आगे चलने दीजिए ना भाई। ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਜਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। जिया भाई देखो, ये लजनाओं को निकालो बीच में से, अच्छी गल नहीं है। लजनाओं को बीच में से ओ यार तू चुप कर जा, ओ भाई चुप कर जा, तू चुप कर जा। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਬਾਹਜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। साढ़े मुंडे सारे शरीफ ने, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਾਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ बदमाश ਸੀ, स्टूडेंट बच्चे सी। अच्छा ज़िया रसूल भाई प्लीज अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए हमें उस मसले को। पीर साहब मैंने छोड़ दिया, बीच में इन्होंने लजनाएं घुसेड़ी हैं, निकालें इनको बाहर। छोड़ना भी उस लजना को। आमिर रजी साहब, बात इतनी सी है कि वहाँ वो पंपलेट बांटते थे, अपनी तबलीग करते थे, पानियाँ पिलाते थे। वो ये कोशिश थी, दूसरी तरफ मुसलमान हैं, उनको ये पसंद नहीं था, इस पे झगड़ा हुआ कि तुमने ये बांटना नहीं है। नहीं, उनके डिब्बे में, ट्रेन के उस डिब्बे में जहाँ लड़के बैठे हुए थे ना, ये जब वहाँ लेकर गए ना अंदर पंपलेट, वो लड़के थे सारे मुसलमान और कॉलेज के, उन्होंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये तबलीग है, ये पढ़ो, ये इसमें हमारे मसीह मऊद का आमद का वगैरह का लिखा हुआ। कहा जाओ दफा हो, मरजाई हो, काफर हो, तुम तो मरजाई हो, काफर हो। बस ये बात ये बिल्कुल मैच करती है वो। लेकिन दूसरी बात है कि लजना मजना डिमकाना ये तमाम चीजें बेकार है। यही मैंने कहा कि 4.5 मिनट में पीर साहब कौन सी लजनाएं छेड़ी जाती हैं? 4.5 एवं ये अब अपना
इनकी आदत है कादियानी के पीर साहब, जहाँ बात ना बने तो लजनाओं को आगे कर दो। चलो जी। अच्छा भाई, ये जो 4.5 मिनट है जो वो बहन बता रही थी, वो तो अपने बहन के बारे में बता रही थी कि हम देखते थे वो एक जो है भाई सिर्फ एक ही वहां पर चढ़ती थी और उतरती थी, बस वही। नहीं पीर आसकानी भाई, सिस्टम तो एक ही होता है ना। 5 मिनट में कौन सा सामान लोड करेंगे आप? किसी भी ट्रेनें छोटे ट्रेनें ऐसे ही होती हैं, वो ज्यादा देर नहीं तो रुकती। खैर मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि छोटी जगह पे इतनी देर ही ठहरते हैं, वो उतरते चीज़ें चढ़ाते चढ़ते एकदम चढ़ पड़ती है। 10-15 हमेशा होते मुसाफिर होते हैं उधर, को 1000 बंदे नहीं चढ़ने उतरने। छोटे स्टेशन में इतना ज़्यादा मुसाफिर नहीं होता। अच्छा, 10-15 बंदों ने उतरना, 10-15 ने एक चढ़ना। दफ़ा मैं और अच्छा, मेरे वालिद साहब थे, हम गए तो सामान हमारा नीचे ही रहेगा, ट्रेन चल पड़ी। अच्छा, तो ये तो अक्सर ही होता था कि ट्रेन थोड़ी देर ही रुकती थी। कोई चेक चुक का मसला नहीं है? धोनी साहब नीचे कह रहे हैं कोई दिन मुकर्रर कर लें, इस पर हम डिबेट करेंगे और आपको वो जिस तरह पहले नहीं सुना रहे थे इधर उधर के शेर सुनाएंगे और इररेलेवेंट करके आपको तो महसूस करेंगे। वो चंदा सिस्टर आ गई हैं, अगर आपने लेना है उनको। मैं वैसे टाइम खत्म हो रहा है, वो मलेटाल सिस्टर नु अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम जनाब अमीर नज़ीर साहब भी बैठे हैं ते डॉक्टर ट्रेनिंग साहब भी बैठे हैं। मेरा एक सवाल से ते बैरिस्टर साहब नाल दिहाड़ी ना होना जनाब डिपेंड जी रखी जावे ते अस्कानी साहब अगर मेहरबानी करो जनाब, त्यार अमजद साहब हमें कॉल ते ले लो ते मैं एक सवाल करना है जनाब। जज अमजद साहब थल्ले ही ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल होते हैं मन पे वो चंदा सिस्टर भी आ गई। फिर मैं सवाल रखते ना अमर नज़ीर साहब ते डॉक्टर ट्रेनिंग साहब, तुसी जनाब पीर साहब भी बैठे नो, चंदा सिस्टर भी आ गए नो ते बाकी सारे भी दोस्त इतने नो ते चौहान साहब भी बैठे हैं जनाब, जम्बा साहब ने तो यूसुफी साहब भी। अच्छा सवाल है, मुख्तसर सवाल है कि जनाब के वातिउल्लाह वातिउर रसूल उलिल अम्र। अच्छा अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ने अतात का हुक्म दिता गया, उलिल अम्र विच कौन लोग आने, बस ये पूछना सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन वो दस देंगे जी इंशाल्लाह। जरा चंदा सिस्टर ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਮਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਬਵੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੋਗੀ 40 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, लेकिन मेरे ਜਿਹੜੇ उर्दू में बात करें, आसकानी साहब को समझ नहीं अच्छा आती। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मेरी पैदाइश से पहले का पीर साहब ये वाक़या है। और जो चनाब नगर का रब्वा का स्टेशन है वो बहुत छोटा सा है, उसमें कोई वो रौनक वगैरह नहीं है कि स्टॉल लगे हों, ये कुल्फियाँ और ये चाय बिक रही हो ना, खाने पीने का सिस्टम हो। फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ता है, जैसे चिन्योट में ना 12 मिनट रुकती है और 12 मिनट बहुत अच्छे खासे होते हैं। बहुत सारे लोग जो रब्वा से नहीं चढ़ना चाहते ना, जिनका सामान ज़्यादा होता है, फिर वो चिन्योट स्टेशन पे चले जाते हैं अक्सर। तो जो रब्वा का स्टाफ है, मेरे जो वालिदैन हैं वो बताते हैं कि 4.5 मिनट का टाइम होता था और कोई उधर लजनात वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। वो पम्फलेट थे एक इन्होंने करवाए थे कि इमाम मेहदी आ गया, मसीह कादियान में आ चुका। तो ये एक तबलीग करने के गरज से ऊपर चढ़े थे जहाँ पे इनकी नोक झोंक हुई थी। तो लेकिन जो बाद में मामलात हुए हैं वापसी पे, वो प्लान थे। वो जो मिर्ज़ा नासिर के बेटे हैं मिर्ज़ा लुकमान, उनका वो प्लान था कि अब इनको मज़ा चखा के भेजना है। वो प्री प्लान्ड एक वो बात की बात है। जी जी वो बात की बात है। बात ये समझना है कि वहां पर वो पंपलेट बांटते थे जी, और दूसरी बात यह है कि वो वहां पर पानी भी पिलाते थे साथ।
चंदा बेबी छोटा सा एक सवाल है आपसे। एक मिनट जज जी, एक मिनट। क्या पानी पिलाने का चक्कर भी ये वाक्य ठीक है? पीर साहब मुझे नहीं, ये इस बात पानी पिलाने का मुझे नहीं पता वैसे। वहाँ साथ ही एक ग्राउंड होता था, लोग खेलते भी थे, इस तरह है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड है, लेकिन पानी पिलाने वाला मेरे इलम में बिल्कुल नहीं है। वो कोई मेरे मटका, हाँ जी, मेरे इलम में ये पम्फलेट बांटने वाला है बस। पानी का चक्कर नहीं है। मैंने नहीं सुना, ऐसे मैं कहूँ मैंने नहीं सुना, क्योंकि मेरे जो वालिद हैं उनकी जो दुकान है अलीम आयरन स्टोर, अभी भी किसी से भी आप रवा में जाके पूछें तो वो मेरे वालिद गुलाम नबी उनका नाम है, वो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। मतलब लोहे की दुकान है। और जब ये प्लान हुआ था तो मेरे वालिद की दुकान पे ये चीज़ें छुपाई गई थी, डंडे गुजरांवाला से लेके आए थे। और हमारी जो हमारा जो पेशावर है हमारा, वो लोहार है, लोहे का काम करने वाले लोग हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं। तो मैं इसलिए इस बात की अपने ख़ानदान में अपनी वालदा से, अपने घर में इस चीज़ का मैंने बचपन से इसलिए सुना है कि वो जो दुकान थी अलीम आयरन स्टोर, वो इस चीज़ का हिस्सा थे हम, यानी कि खलीफा की अतात में शाबाश मिली थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और जो छोटी छोटी छुरियां और कील लगाए गए थे वो डंडों को, ये मेरे वालिद ने खुद लगाए थे, मेहनत की थी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। जट साहब, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? सर चंदा से ये छोटा सा सवाल है, इन्होंने काफ़ी जो बातें कही हैं तकरीबन सारी झूठ हैं। और ये मेरा क्वेश्चन है कि ये पूछें कि ये जो रक्षा ड्राइवर ने इनके साथ ज्यादती की उसके मतलब थोड़ा सा बताएं रब्बा में, वो कैसे हुई? किसके साथ ज्यादती की? ये चंदा बीबी के साथ। मेरे साथ किसी ने कभी। एक मिनट, असल में मिर्जायत ये क्या बदतमीजी है? इस उल्लू के पट्टे को निकालने नीचे, ये है इनका गंदा चेहरा, इन बगैरतों का। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? इज्जतें ये खुद लोगों को ये हमेशा यही करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये अपनी लजनाएं पेश कर रहा था, वहां नहीं इसको है गैरत आई, अब दूसरों की बहनों पे उंगली, ये है इनकी असलियत। किसी की मजाल के कोई हाथ लगा ले, लेकिन पीर साहब नहीं करनी, उस पे कोई बात पीर साहब जब ये वाकया, सिस्टर वो डिस्कस नहीं है मसला, उसको छोड़ दीजिए। जी, जब ये वाकया हुआ था ना स्टेशन वाला वाकया, तो जो स्टेशन का फ्लोर है वो फिर इन्होंने धोया भी था, क्योंकि वो सारा खून से लथपथ था। और मेरे वालिद बताते हैं, मेरी वालदा बताती हैं कि उन्होंने कई दिन रोटी नहीं खाया था, क्योंकि मेरे वालिद एक शापर में छोटी उंगली, कान और इस तरह की चीज़ें लेके आए थे। और मेरी वालदा को वो देख के वो दिल की नरम थी, तो वो काफ़ी दिन वो जो साइकोलॉजी होती है ना कि इंसान शौक चला जाता है और कहता है कि ये आपने जुल्म किया है, ये बच्चों पे जुल्म किया है, तो वो फिर काफ़ी दिन मेरी वालदा मेरे से शेयर करती थी। और मैं इस चीज़ पे हल्फन खुदा की कसम खा के कह सकती हूँ कि मेरी वालदा कहा करती थी कि मैं देखती थी कि एवी किसी दे पुत्र दी उंगली है, चीची दी उंगली है, और एवी किसी दे वाल ने, एडे सोहने वाल ने जेडे छापर च पा के वो लेके आई थी मेरे वालिद। तो बड़ा खुश थे कि हमने ये मिर्ज़ा नासिर को दिखाए हैं, तो उन्होंने हमें बड़ी शाबाश दी है। और मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ जी, शुक्र, उन्होंने बहुत ज़्यादा शाबाश दी थी इस बात की। और इस बात में थोड़ा सा भी होता है ना कि ये मैंने किसी से सुनी हो, अपनी माँ से सुनी है, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, अपनी माँ से सुनी है ये बात। नहीं, असल में ना वो कह रहे थे कि बहुत जालिम लोग हैं। हमने बनाई थी कश्मीर को फतह करने के लिए। ये वो फुरकान फौज थी जो मुसलमानों को फतह करने के लिए इन बदमाशों ने बनाई। जी जी। और अमर भाई, ये जो स्टेशन है ना, ये स्टेशन की जो बिल्डिंग है, ये इधर को करके ना नुसरत जहान कॉलेज है, उसकी छत पे खड़े होते हैं ना जब, तो ये स्टेशन साफ नजर आता है।
تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو مرزا لقمان دوربین لگا کے اس نے سیٹ کی ہوئی تھی نصرت جہان کالج کے اوپر، لڑکیوں کا کالج ہے، اگر روا میں کوئی بھی جاننے والا ہے تو بتا سکتا ہے کہ اسٹیشن کی بلڈنگ نصرت جہان کالج سے بڑی واضح نظر آتی ہے۔ تو اس نے ادھر دوربینیں لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے جو گنڈے ہیں انصار اللہ ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ جو اسٹیشن ہے یہ پورا ایسے تھا، انہوں نے کہا تھا مولویوں نے بکروں کی زبانیں لا کے ادھر پھینکی ہیں، خون چھڑکاؤ کیا ہے، لیکن وہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ خون کہاں سے آئے گا ایک دم، وہ لڑکوں کا ہی خون تھا اور اسٹیشن پہ ایسے تھا جیسے کوئی وہ مطلب خون ہی خون تھا۔ جی جی بالکل اس طرح، اور انہوں نے دھویا تھا جب تک قانونی کاروائی، قانونی لوگ آئے تھے، انہوں نے پھر وہ پائپ لگا کے دھویا تھا۔ تو وہ ایک شاپر میں میرے والد جو ہیں انگلی، چیچی کی انگلی اور کان اور سر کے بال ڈال کے لائے تھے، وہ جو کوڑا اکٹھا کرتے نا اس طرح، وہ ایک قسم کا کوڑا ہی لے کے آئے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے مزہ چکھایا ہے۔ چندہ سسٹر جی یہ جو پہلا جڑپ ہوا تھا جب وہ پہلی بار آئے تھے وہاں، ان لڑکوں کو مارا تھا یہ کالج کے بچوں نے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ صرف ایک منہ زبانی ایک گالم گلوچ تھی جو پمفلٹ دینے کے نتیجے میں آئی تھی، لیکن پلان جو مار پٹائی والا پلان تھا وہ دوسرا تھا، واپسی کا تھا۔ اچھا دکا وکا اس طرح کا مسئلہ تھا؟ آئی ڈی سے اس کو تو ذرا پلیز میوٹ کریں، مہربانی کریں۔ کس کو؟ میں کر دیتا ہوں۔ کس کو میوٹ کریں؟ میں کر دیتا ہوں، وہ گالیاں جو مرزائی نیچے، مرزا صاحب کی قوم ہے نا جی، بڑی اچھی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو گالیاں پڑھ رہی ہیں، اچھی بات ہے نا۔ اچھا مطلب وہ صرف وہ دکا دکا ہم سمجھ لیں، وہ گالی والی سمجھ لیں ایک دوسرے کو، بس اتنی سی بات تھی، اس کے بدلے میں اتنا ظلم؟ نہیں پیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل بات یہ تھی کہ اس وقت جماعت احمدیہ یہ سمجھ رہی تھی حکومت تو ہماری ہے، پیپلز پارٹی کو ہم نے بنایا ہے، تو ان میں بہت تکبر آ گیا تھا، ان کو یہ تھا کہ یہ جاتے کہاں، ویسے تو گالیاں ہمیں اکثر ہی پڑتی تھیں، ہم کبھی اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت خناس یہ سر میں سما گیا تھا کہ ہماری حکومت ہے، اب یہ جاتے کہاں ہیں، اس لیے ساری پلاننگ کی گئی، بندے بھیجے گئے، انہوں نے ساری پلان کی کب یہ آ رہے ہیں، سرگودا سے بندے پہلے ہی چڑھ گئے خدام کہ جنہوں نے یہ نشاندہی بھی کرنی تھی اور ان کو پکڑ کے مارنا بھی تھا، اور پھر وہاں پہ ربوہ میں بھی پھر لوگ پہلے سے تیار تھے اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ سب کچھ تھا، تو وہ پوری پلاننگ انہوں نے پھر کی اس کی کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے کہ یہ جاتے کہاں ہیں۔ کوئی ایسا بھی تھا زخم کتاب نہ لا کے وفات بھی ہوا اس لڑائی میں یا نہیں؟ نہیں، معذور ہو گئے لیکن جان سے نہیں گیا کوئی۔ ہاں یہ نہیں مجھے پتا، جان سے میرے خیال نہیں گیا تھا لیکن معذور ہو گیا۔ جی 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 عامر صاحب اپنی بات بڑھائیں۔ دوسری بات ہے کہ میں آپ کو یہ ایک بات بتا رہا تھا، میں نے وہ کہا تھا نا بلوچستان کے متعلق، میں نے کہا میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی کوئٹہ میں 23 جولائی 1948 کی تقریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی آبادی 5-6 لاکھ ہے اور اگر ریاستی بلوچستان کو ملا لیا جائے تو اس کی آبادی 11 لاکھ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک یونٹ ہے اس لیے اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے لیکن تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں، بس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدی احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا اڈا مضبوط نہ ہو، پہلے اڈا مضبوط ہو تو پھر تبلیغ پھیلتی ہے، بس پہلے اپنا اڈا مضبوط کر لو، کسی نہ کسی جگہ اپنا اڈا بنا لو، اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنا لیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کے عزائم تھے، جب کشمیر میں وہ نہیں ہو سکا تو پھر انہوں نے بلوچستان کی طرف رخ۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اڈا ان کا بن جاتا تو یہ کیا حشر کرتے پاکستانیوں کا، تو اڈا بنا کوئی نہیں ہے ان کا، تو تھوڑا سا ان کو آسرا ہی ہوا ہے نا کہ ہم نے ووٹ دیا ہے نشتر میڈیکل پارٹی کے لڑکوں کا، وہی نا کہ ابھی تھوڑا آسرا ہوا تھا ان کو کہ ہم نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، ان کی حکومت آ گئی ہے، ہمارے بندے ہیں، تو کیا انہوں نے حشر کیا، تو اگر ان کے ہاتھ میں پاور آ جائے یہ تو مسلمانوں کو کاٹ دیں ویسے ہی۔ آپ یہاں ان کا رویہ دیکھ لیں کہ یہاں یہ کس قدر گندی گالیاں لوگوں کو دیتے ہیں، کس قدر توہین، ابھی یہ لڑکا کتنی گندی گالی دے کر اترا ہے، جو بھی دیکھیں وہ چندہ سسٹر کو کیسے وہ مطلب شرم حیا بھی نہیں ہے، کوئی خاتون ہے بھائی،
कौन सा पहला वाकया कुछ उनके साथ हुआ है? रोज ही चंदा सिस्टर बहुत पैसे ही ही बेशर्म बदतमीजी लोग हैं। बोलते हैं। इनकी मैंने आपको कहा तरबियत ही ऐसी की गई है, आपने लोगों को ऐसे ही टॉर्चर करना है, उनको मेंटली उनकी इज्जत पे हमले करने हाँ। हैं, उनके फैमिली पे हमले करने हैं। ये इनका काम है कि ये पर्सनल करेक्टर हाँ जी। असैसिनेशन की तरफ फौरन चले जाते हैं। और तारक भाई आपको याद है कि जब ये इनका जमात है वो जो जामिया है रवा में, उधर मिर्जा ताहिर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन लड़के